दोस्तों, आज की कहानी है खरगोश और इंसान का बच्चा। क्या खरगोश इंसान का बच्चा पैदा कर सकता है? आइए सुनते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुराने दिनों की बात है, जब लोग घड़ियों में वक्त नहीं देखते थे। दिन की शुरुआत सूरज की किरणों से होती थी और रात का अंदाजा ढलती हुई शाम की लालिमा से लगाया जाता था। उस जमाने में जिंदगी बहुत सादा हुआ करती थी। इस बड़ी सी दुनिया के एक हिस्से में एक बहुत ही पुराना और घना जंगल था। जंगल इतना गहरा था कि उसके ऊंचे ऊंचे दरख्त बादलों को छूते हुए लगते थे। वहां हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। बस पत्तों की खड़खड़ाहट और जानवरों की आवाजें उस खामोशी को तोड़ती थीं। इसी घने जंगल के बिल्कुल बीच से एक साफ पानी की नहर गुजरती थी। पानी इतना मीठा और ठंडा था कि आसपास के लोग अपनी सारी थकान वहीं मिटाते थे। इसी जंगल और नहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी, जिसका नाम था चांदपुर बस्ती। चांदपुर बस्ती बहुत ही सादी और प्यारी जगह थी। वहां कच्चे रास्ते थे, मिट्टी और गाड़े से बने हुए मकान थे। गांव के बच्चे दिन भर मिट्टी में खेलते रहते और बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर अपने तजुर्बे और पुराने किस्से एक दूसरे से बांटा करते थे। इसी चांदपुर बस्ती में एक जोड़ा रहता था, नासिर और नादिया। इनकी शादी को 14 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था, लेकिन उनके घर आंगन में अब तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। नादिया की उम्र कोई 35 साल के आसपास रही होगी। शक्ल सूरत से वो ठीक ठाक थी, लेकिन उसका मिजाज बेहद कड़वा और तेज था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा रहता था। वो इतनी तेज तर्रार थी कि बस्ती के लोग उससे उलझने से कतराते थे। जरा सी बात पर वो ऐसा भड़कती कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती थी। नादिया की नफरत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। उसे जानवरों और परिंदों से भी सख्त चिढ़ थी। अगर गलती से कोई परिंदा उसके आंगन की दीवार पर बैठ जाता, तो वो पत्थर या डंडा लेकर उसे भगाने दौड़ती। कोई जानवर उसके घर के आसपास फटक भी जाता, तो उसे गालियां देकर धुतकार देती थी। बस्ती के बच्चे और औरतें उसके घर की तरफ देखने से भी घबराते थे। लेकिन उसका शौहर नासिर अपनी बीवी से बिल्कुल अलग था। नासिर बहुत ही नरम मिजाज, सीधा इंसान था। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। उसका दिल इतना नर्म था कि अगर रास्ते में कोई जख्मी परिंदा या जानवर दिख जाता, तो वो अपने काम छोड़कर पहले उसकी मरहम पट्टी करता। नासिर को दूसरों की मदद करने में सुकून मिलता था। कभी किसी भूखे को खाना खिला देना, तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना उसकी आदत में शुमार था। वो अक्सर अपनी बीवी नादिया को भी समझाता था, नादिया, जिंदगी का मजा दूसरों को सुकून देने में है। कभी इन बेजुबानों को दाना पानी दे दिया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन नादिया हमेशा उसकी बात पर झल्ला उठती। वो ताना मारते हुए कहती, इतना ही बड़ा दिल है तो इन सारे जानवरों को घर में ही लाकर बिठा लो। मुझे ये सब फालतू के सबक मत सिखाओ। नासिर उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाता। वो जानता था कि औलाद ना होने का दुख नादिया के दिल में एक कड़वाहट बन चुका है। इसलिए वो कभी उससे पलटकर बहस नहीं करता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, लेकिन नादिया के बर्ताव में कोई नरमी नहीं आई। एक शाम की बात है। सूरज छुपने वाला था और मौसम में हल्की सी ठंडक घुल गई थी। नासिर अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहा था। अचानक सड़क के किनारे उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वो बुरी तरह जख्मी था और जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके बिल्कुल पास एक मादा खरगोश यानी खरगोशनी बैठी थी, जो बहुत परेशान लग रही थी और बार बार अपने साथी को पंजों से सहला रही थी। नासिर का दिल भर आया। वो फौरन उनके पास बैठा, अपने पास रखी एक जड़ी बूटी निकाली, जो वो हमेशा ऐसे ही कामों के लिए साथ रखता था, और उस जख्मी खरगोश की मरहम पट्टी की। फिर उसने दोनों खरगोशों को बहुत एहतियात से उठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और नादिया ने दरवाजा खोला, उसके हाथ में खरगोश देखकर नादिया का पारा ऊपर पहुंच गया। ये किस मुसीबत को घर में उठा लाए? क्या हमारा घर कोई जानवरों का अस्पताल है? उसने चिल्लाते हुए कहा। नासिर ने बहुत ही ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये बहुत जख्मी है नादिया, मरने की हालत में था। बस कुछ दिन की बात है, ठीक होते ही मैं इन्हें छोड़ आऊंगा। नादिया गुस्से से लाल हो गई। अभी और इसी वक्त इन्हें बाहर फेंको, कल को ये पूरे घर में गंदगी फैलाएंगे। नासिर ने पहली बार सख्ती दिखाते हुए कहा, नादिया, ये बेजुबान है। अगर मेरे घर की चौखट पर कोई भी तकलीफ में आएगा, तो मैं उसे धक्के नहीं मारूंगा।
चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर, ये यहीं रहेंगे। नादिया अपने शौहर का ये सख्त रूप देखकर एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो आग बबूला हो रही थी। नासिर ने घर के आंगन में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक के पीछे उन दोनों खरगोशों के लिए जगह बना दी। वहां थोड़ी घास और नरम कपड़ा बिछा दिया। दिन बीतने लगे। नासिर की देखभाल से वो नर खरगोश धीरे धीरे ठीक होने लगा। नासिर जब भी काम से लौटता, सबसे पहले उन दोनों को दाना पानी देता। खरगोश भी अब नासिर को पहचानने लगे थे, लेकिन नादिया की चिढ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे उन खरगोशों का फुदकना और घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक दिन जब नासिर काम पर गया हुआ था, नादिया ने एक खौफनाक तरकीब सोची। उसने चूहों को मारने वाला एक पुराना झर निकाला और उसे पानी में घोलकर एक प्याले में डाल दिया। पानी बिल्कुल साफ लग रहा था। उसने वो प्याला खरगोशों के पास रख दिया और सोचने लगी कि आज इनका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। शाम को जब खरगोश अपने ठिकाने से बाहर निकले, तो उनकी नजर प्याले पर गई। खरगोशनी ने पानी को सूंघा और फौरन पीछे हट गई। खरगोश ने भी ऐसा ही किया। वो दोनों उस पानी की तरफ पलटे भी नहीं। नादिया दूर से ये सब देख रही थी और हैरान रह गई। अगले दिन नादिया ने फिर कोशिश की। इस बार उसने पानी में थोड़ा गुड़ मिला दिया ताकि जहर की महक छुप जाए, लेकिन खरगोशों ने फिर वही किया। वो पास गए, सूंघा और चौकन्ने होकर दूर जाकर बैठ गए। नादिया समझ गई कि ये जानवर बहुत चालाक हैं और उन्हें उसके इरादों की भनक लग चुकी है। चांदपुर बस्ती में नादिया की जुबान की वजह से कई लोगों से उनके रिश्ते खराब हो चुके थे। वो बात बात पर लोगों से लड़ती थी। इसी सिलसिले में बस्ती के एक परिवार से उसकी बहुत ही गंदी दुश्मनी हो गई थी। वो घर कोई बहुत बड़ा नहीं था। उसमें दो भाई, उनकी बीवियां और एक बूढ़ी माँ रहा करते थे। हुआ यूं था कि एक दिन उस घर की एक बकरी रस्सी छुड़ाकर नादिया के घर की चौखट के पास आ गई थी। नादिया ने बिना कुछ सोचे एक मोटा डंडा उठाया और उस बकरी को इतनी जोर से मारा कि बकरी चिल्लाने लगी। जब वो बकरी वाला और उसकी बीवी भागकर वहां आई और नादिया से भिड़ गई, तो नादिया ने जो गालियां और ताने उसे दिए, वो पूरे मोहल्ले ने सुने। नादिया ने उस औरत की बूढ़ी मां और खानदान तक को नहीं छोड़ा। इस भयंकर झगड़े के बाद उस परिवार ने नासिर के घर आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया। उन दोनों भाइयों ने नासिर से बात करना तक छोड़ दिया। नासिर ने कई बार उनके घर जाकर माफी मांगने की कोशिश की। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मेरी बीवी के मिजाज को तुम लोग जानते हो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मगर उन लोगों ने नासिर की एक नहीं सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब उनके और नासिर के घर के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग नादिया की उस बेइज्जती को दिल में पाल कर बैठ गए थे और अंदर ही अंदर उनसे नफरत करने लगे थे। नासिर इस बात से बहुत दुखी रहता था। जो इंसान पूरे गांव में अपने नर्म मिजाज के लिए जाना जाता था, आज उसी इंसान से लोग उसकी बीवी की वजह से कतराने लगे थे। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने नासिर की जिंदगी में खुशियों का सैलाब ला दिया। शादी के पूरे 15 साल गुजर जाने के बाद नादिया ने एक बेटे को जन्म दिया। जब बस्ती की दाई ने घर से बाहर आकर नासिर को खुशखबरी दी कि बेटा हुआ है, तो नासिर वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जिस औलाद के लिए उसकी आंखें 15 साल से तरस रही थीं, आज वो मुराद पूरी हो गई थी। जब उसने पहली बार अपने नन्हे से बच्चे को गोद में उठाया, तो वो नन्हा सा जिस्म इतना कोमल और मुलायम था कि नासिर की सारी थकान और सारे दुख एक पल में गायब हो गए। उसने अपने बेटे का नाम फूल रखा। चांदपुर बस्ती में कुछ लोगों ने तो ये खबर सुनकर मुंह बनाया। वो दबी जबान में कहने लगे, अरे, इस नादिया के घर बच्चा! अब तो ये औरत और भी ज्यादा मगरूर और बदतमीज हो जाएगी। लेकिन बस्ती के कई अच्छे लोग और बुजुर्ग नासिर की इस खुशी में शामिल हुए। नासिर ने खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाईं। उसने कई दिनों तक गरीबों को खाना खिलाया। जिनके पास कपड़े नहीं थे, उन्हें नए कपड़े दिए और यहां तक कि बस्ती के जानवरों के लिए भी खास तौर पर चारा डलवाया। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। लेकिन क्या नादिया बदल गई थी? बिल्कुल नहीं। मां बनने की खुशी तो उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसके दिल की कड़वाहट और जानवरों के लिए उसकी नफरत में कोई कमी नहीं आई थी। वो अब भी उन खरगोशों को उसी नफरत भरी निगाह से देखती थी। फूल के पैदा होने के बाद तो उसकी नफरत और बढ़ गई थी। जब भी वो अपने बेटे को चारपाई पर लेकर आंगन में बैठती और वो खरगोश वहां से फुदकते हुए गुजरते, तो वो गुस्से से बड़बड़ाती, ये मनहूस अभी तक घर में पड़े हैं।
पता नहीं कब ये घर छोड़कर जाएंगे या मरेंगे। कहीं मेरे फूल को इनसे कोई बीमारी ना लग जाए। कई बार तो वो सोचती कि जैसे पहले जहर मिलाया था, वैसे ही अब कुछ और तरीका निकाल कर इन्हें मार दे। मगर मुश्किल ये थी कि अब नासिर ज्यादातर वक्त घर में मौजूद रहने लगा था। वो काम से जल्दी लौट आता और अपना वक्त फूल और उन खरगोशों के आसपास ही गुजारता। नासिर अक्सर फूल को नहलाता, उसे साफ कपड़े पहनाता और फिर खरगोशों के पास बैठकर कहता, देख फूल, ये तेरे दोस्त हैं, ये कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह पूरा 1 महीना गुजर गया। फूल अब 1 महीने का हो चुका था। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसके गालों पर गुलाबी रंगत थी और उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। लेकिन दूसरी तरफ वो पड़ोसी परिवार, जिनसे नादिया की दुश्मनी थी, वो ये खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहे थे। पहले तो वो इस बात पर खुश होते थे कि नादिया के घर औलाद नहीं है, लेकिन अब फूल के आने से नासिर के घर जो रौनक आई थी, वो उन दुश्मनों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। उनकी नफरत अब एक खौफनाक जलन में बदल चुकी थी। एक दिन उन दोनों भाइयों और उनके कुछ रिश्तेदारों ने एक बंद कमरे में बैठकर साजिश रची। उनमें से एक ने कहा, बहुत देख ली इनकी ये खुशियां। नादिया जैसी औरत के घर में इतनी रौनक बर्दाश्त नहीं होती। अगर इस बच्चे फूल को ही खत्म कर दिया जाए, तो इनका ये सारा सुकून, ये सारी हंसी एक ही पल में गम में बदल जाएगी। सब कुछ देर तक खामोश रहे। फिर एक ने कहा, मगर ये काम होगा कैसे? अगर हम में से कोई गया तो सीधे सीधे हम पर शक आएगा और गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी उनके पास बैठे एक बहुत ही खूंखार किस्म के आदमी ने एक चाल बताई। उसने कहा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक जंगली और बेहद खूंखार कुत्ता है। वो इतना भूखा और खतरनाक है कि जिसके पीछे पड़ जाए उसकी बोटी बोटी नोच लेता है। हम उस कुत्ते को चुपके से इनके घर में छोड़ देंगे। लोग यही समझेंगे कि किसी जंगली जानवर ने बच्चे पर हमला कर दिया और किसी पर शक भी नहीं जाएगा। ये साजिश तय हो गई। अब वो बस सही मौके की तलाश में थे और वो मौका उन्हें बहुत जल्द मिल गया। एक सुबह की बात है। नासिर को किसी काम के सिलसिले में पास के एक बड़े शहर जाना पड़ा। काम ऐसा था जिसमें 3-4 दिन लग सकते थे। नासिर ने अपने झोले में कुछ कपड़े रखे और दरवाजे पर खड़े होकर नादिया से कहा, नादिया, मैं लकड़ी काटने के बड़े काम से शहर जा रहा हूं। 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम फूल का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। और हाँ, उन खरगोशों को भी वक्त पर दाना और पानी दे देना। नादिया ने आंखें घुमाई और ताना मारते हुए कहा, तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा भरोसा उन जानवरों पर है? तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। नासिर ने अपने बेटे फूल का माथा चूमा और बस्ती के कच्चे रास्ते से होता हुआ शहर की तरफ निकल गया। घर में अब सिर्फ नादिया, 1 महीने का बच्चा फूल और वो 2 बेजुबान खरगोश थे। नासिर के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोपहर का वक्त था। सूरज बिल्कुल सिर पर आ गया था और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। नादिया ने घर के आंगन को बुहारा, बर्तन साफ किए और फिर फूल को एक साफ चारपाई पर लिटा दिया। फूल मीठी नींद सो रहा था। संदूक के पीछे से दोनों खरगोश बाहर निकलकर आंगन के एक कोने में सुस्ता रहे थे। नादिया को बस्ती की नहर से पानी भरकर लाना था। उसने चारपाई पर सोते हुए फूल को देखा और खुद से बोली, ये तो सो रहा है। मैं जल्दी से पानी भरकर वापस आ जाती हूँ। कौन सा देर लगने वाली है? वैसे भी इसके चारों तरफ मैंने हिफाजत के लिए तकिए लगा दिए हैं। नादिया ने अपना मटका उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसने घर का दरवाजा बंद तो किया, लेकिन उसे अंदर से कुंडी नहीं लगाई। दरवाजा बस हल्का सा सटा हुआ था। बाहर गर्मी की वजह से बस्ती की गलियों में कोई नहीं था। सब अपने अपने घरों में थे। मगर उसी गली के नुक्कड़ पर दीवार के पीछे छुपकर वो दुश्मन खड़े थे। उन्होंने देख लिया था कि नासिर शहर जा चुका है और नादिया भी पानी भरने के लिए घर से निकल गई है। उन्होंने ये भी देख लिया था कि दरवाजा खुला हुआ है और बच्चा घर में बिल्कुल अकेला है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। उनके साथ वो खूंखार और भूखा कुत्ता था। कुत्ते की आंखें लाल थीं, उसके मुंह से राल टपक रही थी और वो किसी भी चीज को फाड़ खाने के लिए बेताब था। उन्होंने कुत्ते के गले से रस्सी खोली, उसे दरवाजे की तरफ धकेला और इशारा कर दिया। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ नासिर के घर के अध खुले दरवाजे में घुस गया। आंगन में बिल्कुल सन्नाटा था। बीचों बीच चारपाई पर प्यारा फूल बेसुध सो रहा था। उस बच्चे के पास उसे बचाने वाला कोई इंसान नहीं था।
ना उसका बाप वहां था, ना उसकी माँ। पास ही कोने में वो दोनों खरगोश बैठे थे। जैसे ही कुत्ते ने आंगन में कदम रखा, उसने एक हल्की सी गुर्राहट की। उसकी नजर सीधी चारपाई पर सोते हुए बच्चे पर गई। कुत्ते को अपना शिकार मिल गया था। उसने अपने पंजे जमीन पर रगड़े, मुंह खोला। उसके खतरनाक दांत बाहर आ गए और उसने पूरी ताकत से चारपाई की तरफ दौड़ लगा दी। वो बस एक ही छलांग में उस बच्चे को फाड़ देना चाहता था। मगर उसी पल एक ऐसा नजारा हुआ जो उन दुश्मनों ने नहीं सोचा होगा। इससे पहले कि कुत्ता चारपाई के करीब पहुंचता, संदूक के कोने में बैठा वो खरगोश हवा में उछला। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे कुत्ते के मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कुत्ते का रास्ता रोक लिया था और अगले ही सेकंड उसके पीछे पीछे वो खरगोशनी भी दौड़कर आ गई। कुत्ते को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस सन्नाटे वाले घर में कोई उसका रास्ता रोकेगा, वो भी दो मामूली से खरगोश, जिनके पास ना नुकीले दांत थे और ना ही कोई बड़ी नोकीली चीज। कुत्ता एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने गुर्राते हुए खरगोश पर झपटने की कोशिश की। मगर खरगोश ने जो किया, वो किसी शेर के वार से कम नहीं था। खरगोश फिर से हवा में उछला और उसने अपने तेज पंजों से कुत्ते की सीधी आंख पर एक जोरदार हमला कर दिया। कुत्ते की आंख पर जैसे ही खरगोश के पंजे लगे, वो दर्द से बुरी तरह बिलबिला उठा। उसकी एक खौफनाक चीख निकली। इसी बीच पीछे से खरगोशनी ने भी कुत्ते पर हमला कर दिया। वो कुत्ते की गर्दन पर कूद गई और अपने छोटे छोटे पंजों से उसे बेतहाशा नोचने लगी। कुत्ता पूरी तरह बौखला गया। वो इधर उधर सिर झटकने लगा ताकि खरगोशनी को नीचे गिरा सके। मगर खरगोशनी ने अपने पंजों से उसकी खाल को इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि वो टस से मस नहीं हुई। खरगोश ने एक बार फिर कुत्ते के चेहरे पर छलांग लगाई और इस बार उसकी नाक को बुरी तरह नोच डाला। कुत्ते के चेहरे और आंख से खून बहने लगा। वो दर्द और दहशत से पागल हो गया। जो कुत्ता एक बच्चे को अपना शिकार बनाने आया था, आज वो इन दो छोटे से जानवरों की हिम्मत के आगे हार मान चुका था। उसे समझ आ गया कि अगर वो वहां कुछ और देर रुका तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। उसने एक जोरदार और दर्द भरी चीख मारी, दुम दबाई और वहां से मुड़कर पागलों की तरह बाहर की तरफ भाग निकला। बाहर दीवार के पीछे खड़े दुश्मन ये नजारा देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों खरगोश, ये एक खूंखार कुत्ते से भिड़ गए और कुत्ते को भगा दिया। वो लोग हक्के बक्के रह गए। जब उन्होंने देखा कि कुत्ता लहूलुहान होकर भाग रहा है, तो वो डर गए कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले, और वो भी वहां से छुपते छुपाते भाग निकले। इधर आंगन में कुत्ते के भागने के बाद बुरी तरह थक चुकी और जख्मी हो चुकी खरगोशनी धीरे धीरे खिसकते हुए चारपाई के सिरहाने तक पहुंची। कुत्ते के झटकने और जमीन पर गिरने की वजह से उसका एक पैर टूट गया था और उसके कान से खून टपक रहा था। वो दर्द से कांप रही थी, मगर वो चारपाई के बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फूल से कह रही हो, बेटा तू आराम से सोता रहा, जब तक मेरी सांस है कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता। खरगोश आंगन के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। उसके कान अभी भी पूरी तरह तन कर खड़े थे और उसकी नजरें दरवाजे पर ही गड़ी हुई थीं। वो अभी भी पहरेदारी कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि दुश्मन दोबारा लौट सकते हैं। फूल को इस खौफनाक मंजर का कुछ पता ही नहीं चला। वो अब भी अपनी मीठी नींद में सो रहा था। कुछ ही देर बाद गली में पायल की छन छन आवाज हुई। नादिया नहर से पानी लेकर वापस लौट आई थी। उसके माथे पर पसीना था और चेहरे पर वही पुरानी चिड़चिड़ाहट। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आंगन में कदम रखा। जैसे ही उसकी नजर चारपाई की तरफ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि फूल तो आराम से सो रहा है, लेकिन चारपाई के बिल्कुल सिरहाने वो खरगोशनी बैठी है। वो खून से लथपथ है। उसके कान से खून बहकर जमीन पर गिर रहा है और वो बुरी तरह कांप रही है। कोने में बैठा खरगोश भी हाँफ रहा था। नादिया ने हालात को समझने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने फौरन एक झूठी कहानी गढ़ ली। ये खून ये खून से सनी हुई खरगोशनी मेरे बच्चे के पास क्यों बैठी है? वो मन ही मन चिल्लाई। उसे लगा कि इन दोनों खरगोशों ने आपस में लड़ाई की है, या फिर ये पागल हो गए हैं और अब ये उसके फूल पर हमला करने वाले थे। उसकी आंखों में खून उतर आया। बिना कुछ सोचे, बिना ये देखे कि बच्चा बिल्कुल महफूज है,
वो बर्तन वहीं छोड़कर रसोई की तरफ भागी। उसने वहां से एक भारी और मोटा लकड़ी का डंडा उठाया और नफरत से अंधी होकर वापस चारपाई के पास आई। खरगोशनी ने नादिया को अपनी तरफ आते देखा। उस बेजुबान की आंखों में नादिया के लिए कोई डर नहीं था। शायद उसे लगा कि आज तो शायद ये औरत मुझे प्यार करेगी, मुझे मरहम लगाएगी। मगर उस खरगोशनी को इनाम की जगह वो सज्जा मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नादिया ने बिना एक भी लफ्ज बोले अपने पूरे हाथ की ताकत से वो भारी डंडा हवा में उठाया और सीधे उस जख्मी खरगोशनी के सिर पर दे मारा। एक जोरदार आवाज हुई। खरगोशनी तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी। उसके छोटे से जिस्म में एक झटका सा लगा। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा। उसने आखिरी बार फूल की तरफ देखा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो मर चुकी थी। काश उस अंधी नफरत में डूबी औरत को यह मालूम होता कि जिस जानवर को उसने अभी अभी बेदर्दी से मार डाला है, उसी बेजुबान ने कुछ ही पल पहले अपनी जान दांव पर लगाकर उसके इकलौते बेटे को बचाने की कोशिश की थी। कोने में बैठे खरगोश ने जब अपनी साथी को जमीन पर बेजान पड़े देखा, तो वो भागकर उसके पास आया। उसने अपनी नाक से खरगोशनी को छूने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठी, तो उस खरगोश ने इतनी दर्दनाक और लंबी सिसकती हुई आवाज निकाली जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला दे। मगर नादिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक बार भी पलटकर उस मरे हुए जानवर की तरफ नहीं देखा। वो सीधे चारपाई के पास गई, अपने सोते हुए बेटे को सीने से लगाया और उसे लेकर कमरे के अंदर चली गई। अगले दिन की शाम थी। नासिर अपना काम खत्म करके थके हुए कंधों और धूल से सने कपड़ों के साथ वापस चांदपुर बस्ती लौटा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि वो शहर से अपने बेटे फूल के लिए कुछ नए खिलौने और मिठाई लेकर आया था। उसने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसकी आदत थी, वो हमेशा सबसे पहले उन खरगोशों को देखा करता था। उसकी नजर आंगन के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक की तरफ गई। खरगोश वहां बैठा था, मगर वो बिल्कुल अकेला था। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और उसके दोनों कान नीचे लटके हुए थे। नासिर के कदम वहीं जम गए। उसे कुछ अजीब सा लगा। अरे, ये आज अकेला क्यों बैठा है? इसकी साथी वो खरगोशनी कहाँ गई? उसने पूरे आंगन में नजर दौड़ाई। संदूक के पीछे, रसोई के पास, हर जगह देखा, मगर वो खरगोशनी उसे कहीं नजर नहीं आई। नासिर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सीधे कमरे के अंदर गया जहां नादिया बैठी थी। नादिया? नासिर ने घबराते हुए पूछा। घर में सिर्फ एक ही खरगोश है। वो दूसरी खरगोशनी कहाँ है? मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। नादिया ने कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं की। उसने बहुत ही ठंडे और बेरुखे लहजे में जवाब दिया, मैंने उसे मार डाला और बाहर फेंक दिया। क्या? नासिर के हाथ से खिलौनों का झोला छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने उसे मार दिया? क्यों ना दिया? आखिर क्यों? नासिर की आवाज कांप रही थी। नादिया ने गुर्राते हुए कहा, कल जब मैं पानी भरकर लौटी तो वो खून से लथपथ मेरे फूल के बिल्कुल पास बैठी थी। वो जरूर पागल हो गई थी और मेरे बच्चे पर हमला करने वाली थी। अगर मैं सही वक्त पर ना आती और उसे ना मारती तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा ना होता। नासिर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। ये नामुमकिन है नादिया, ये बिल्कुल झूठ है। नासिर चिल्लाया। वो जानवर बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। अपनी नफरत में तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया। नादिया भड़क उठी। अच्छा, तो अब तुम मुझे झूठा साबित करोगे? तुम्हें अपनी बीवी और अपने इकलौते बेटे से ज्यादा उस सड़क के जानवर की फिक्र हो रही है? अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो उसी के साथ जाकर रह लो। नासिर खामोश हो गया। वो नादिया की इस हद दर्जे की बदतमीजी और पत्थरदिली को देखकर अंदर से टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि इस औरत से बहस करना बेकार है। वो भारी कदमों से बाहर आया और संदूक के पास बैठे उस अकेले खरगोश को अपनी गोद में उठा लिया। उसके आंसू खरगोश की पीठ पर गिर रहे थे। उस दिन के बाद से नासिर और नादिया के घर में एक अजीब सी भारी खामोशी रहने लगी थी। खरगोशनी के मरने के बाद उस खरगोश ने जैसे बोलना और फुदकना ही छोड़ दिया था। वो पूरा दिन बस उसी पुराने लकड़ी के संदूक के पीछे दुबका रहता। उसकी आंखें हर वक्त उदास रहती और उसके कान नीचे लटके रहते। नासिर जब भी काम से लौटता तो वो खरगोश के पास जाकर बैठ जाता। वो अपने हाथों से उसे चारा खिलाने की कोशिश करता,
लेकिन वो बेजुबान बस थोड़ा सा सूंघता और पीछे हट जाता। नासिर की आंखों में उस जानवर के लिए एक गहरा दर्द और शर्मिंदगी थी, मगर दूसरी तरफ नादिया अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे अपने के पर जरा भी पछतावा नहीं था। वक्त गुजरता गया। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह था फूल। देखते ही देखते फूल अब 2 साल का हो चुका था। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे आंगन में लड़खड़ाते हुए चलना सीख लिया था। वो कभी भागते हुए गिरता, कभी संभलता, और उसकी तोतली और मीठी बातों से उस सूने घर में फिर से एक रौनक वापस आने लगी थी। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि फूल का सबसे पक्का दोस्त कोई बस्ती का बच्चा नहीं था, बल्कि वो अकेला और उदास खरगोश था। जब नादिया घर के कामकाज में उलझी होती या नहर पर पानी भरने जाती, तो फूल अपनी चारपाई पर कभी अकेला नहीं होता था। वो खरगोश अपने संदूक के पीछे से निकलता और फुदकता हुआ फूल के पास आ जाता। खरगोश अपनी नर्म और गुलाबी जबान से फूल के हाथों को सहलाता, उसके गालों पर अपना मुंह रगड़ता। फूल खिलखिलाकर हंसता, अपनी छोटी छोटी हथेलियों से खरगोश के लंबे कान पकड़ने की कोशिश करता। फूल के लिए वो खरगोश कोई आम जानवर नहीं था, वो उसका साथी था। जब भी नादिया फूल को खाना खिलाती, तो फूल हमेशा अपने हिस्से में से 2 रोटियां लेता। एक वो खुद खाता और दूसरी रोटी वो एक छोटी सी मिट्टी की थाली में खरगोश के सामने रख देता। कभी शाम के वक्त जब आंगन से धूप खिसकने लगती, तो फूल अपनी छोटी सी बाहों में उस खरगोश को भर लेता और तोतली जबान में कहता, चल चल धूप में बैठते हैं। बस्ती की औरतें जब किसी काम से नादिया के घर आती और ये नजारा देखती, तो हंसकर कहती, अरे नादिया, तेरा बेटा तो बिल्कुल इस खरगोश की तरह फुदकने और खेलने लगा है। औरतों की ये हंसी मजाक वाली बातें नादिया के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। मगर नादिया ये सब बातें सिर्फ अपने मन में रखती थी। नासिर की मौजूदगी घर में एक ऐसी दीवार बन चुकी थी जिसके आगे नादिया उस खरगोश को हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। नासिर अब भी हर शाम उस खरगोश के लिए दाना और पानी उसी संदूक के पास रखता था। नासिर के बाल अब सफेद होने लगे थे। वो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उस बेजुबान के साथ उसकी दोस्ती अभी तक थकी नहीं थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। वो छोटा सा बच्चा जो कभी आंगन में गिरते पड़ते चलता था, आज 20 साल का एक बेहद खूबसूरत, लंबा और गठीले बदन वाला नौजवान बन चुका था। फूल बिल्कुल अपने बाप नासिर की परछाई था। वो बस्ती के लोगों की बिना मांगे मदद करता, हर किसी से मुस्कुराकर मिलता, जानवरों से प्यार करता, और उसने आज तक किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मगर इन सब में उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो 20 साल का होने के बावजूद आज भी उस खरगोश से उतना ही जुड़ा हुआ था जितना वो 2 साल की उम्र में था। जहां एक तरफ फूल एक ताकतवर नौजवान बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ वो खरगोश अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र ढल चुकी थी। अब उसके कान पहले की तरह सीधे खड़े नहीं रहते थे, बल्कि नीचे की तरफ लटक गए थे। मगर उस बूढ़े खरगोश के दिल में फूल के लिए जो मोहब्बत थी, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। फूल जब भी घर से बाहर खेतों की तरफ घूमने निकलता, तो खरगोश उसके पीछे पीछे चलता रहता। अगर खरगोश चलते चलते थक जाता, तो फूल उसे प्यार से अपनी गोदी में उठा लेता। कभी फूल की तबीयत खराब होती, तो वो बूढ़ा खरगोश पूरी रात उसकी चारपाई के पास बैठा रहता। वो खरगोश ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इस घर की औरत नादिया आज भी उससे बेइंतहा नफरत करती है। लेकिन वो ये भी जानता था कि नासिर उसे अपना दोस्त मानता है और फूल उसकी जान है। शायद इसीलिए वो बिना किसी शिकायत के, बिना थकावट के, अपनी कांपती टांगों के साथ फूल के पीछे पीछे एक साए की तरह चलता रहता था। लेकिन इस तमाम सुकून और खुशियों भरे माहौल के पीछे एक बहुत पुराना जहर अब भी सांस ले रहा था। यह जहर थी वो पुरानी दुश्मनी जो सालों पहले नादिया की बदजबानी की वजह से बस्ती के एक परिवार से शुरू हुई थी। ये वही लोग थे जिन्होंने बचपन में फूल को मारने के लिए वो खूंखार कुत्ता घर में भेजा था। वो लोग आज भी चांदपुर बस्ती के उसी कोने में रहते थे और नासिर के घर की खुशियों पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे थे। शुरुआत में जब नादिया की गोद सूनी थी, तो वो लोग दिल ही दिल में बहुत खुश होते थे। जब फूल पैदा हुआ, तो उनकी नफरत जलन में बदल गई। और आज जब उन्होंने देखा कि फूल एक इतना समझदार और हट्टा-कट्टा नौजवान बन गया है और नासिर का घर खुशियों से भरा है, तो उनके सीने पर सांप लौटने लगे। उनकी जलन अब एक ऐसी आग बन चुकी थी
जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। उन्हें ये लगने लगा था कि अगर नासिर और नादिया का बेटा इसी तरह खुश और आबाद रहा तो उनकी दुश्मनी की हार हो जाएगी। एक रात उन दुश्मनों ने अपने घर के एक अंधेरे कमरे में बैठकर फिर से एक साजिश रची। उनमें से एक भाई ने कहा, बहुत देख ली इनकी ये हंसी, अब इस फूल को हमेशा के लिए खत्म करना ही पड़ेगा। तभी जाकर नादिया और नासिर का सुकून छिनेगा और वो खून के आंसू रोएंगे। बाकी लोग उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक ने कहा, मगर अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे कोई जानवर मार दे। वो एक जवान लड़का है। अगर हमने सीधे तौर पर उस पर कोई वार किया तो बस्ती के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई ऐसी चालाकी करनी होगी कि काम भी हो जाए और हम पर किसी की उंगली भी ना उठे। काफी देर तक खुसुर पुसुर होती रही और फिर उनका एक नया और खौफनाक मंसूबा तैयार हो गया। ठीक उसी दौरान फूल अचानक बहुत तेज बीमार पड़ गया। पहले दिन तो उसे हल्का सा बुखार था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका जिस्म भट्टी की तरह तपने लगा। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई, होंठ पूरी तरह सूख गए और शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो खुद उठकर पानी पी सके। चांदपुर बस्ती में कोई अच्छा हकीम तो था नहीं। लोग जड़ी बूटियों से ही काम चलाते थे। और परेशानी तब और बढ़ गई जब नासिर को शहर से अचानक एक बुलावा आ गया। उसे लकड़ी काटने के एक बहुत बड़े ठेके के लिए 4-5 दिन के लिए शहर जाना पड़ गया। नासिर अपने बीमार बेटे को छोड़कर बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन काम इतना जरूरी था कि उसे टालना मुमकिन नहीं था। जाते वक्त नासिर ने फूल के पास बैठकर उसका माथा चूमा और फिर नादिया से कहा, नादिया, फूल की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करके लौटूंगा। तुम इसका पूरा ख्याल रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। अगर ज्यादा जरूरत लगे तो बस्ती से किसी को भेजकर बाहर से दवा मंगवा लेना। नादिया वैसे तो बहुत पत्थर दिल थी, लेकिन जब बात उसके इकलौते बेटे की आई तो वो भी अंदर से पूरी तरह हिल गई थी। वो चाहकर भी फूल को लेकर शहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि शहर दूर था और घर में कोई सवारी नहीं थी। वो सारा दिन फूल की चारपाई के पास बैठी रहती। फूल बेसुध पड़ा रहता था। कभी बुखार की तेजी में बड़बड़ाता, अब्बा आ गए, तो कभी पानी मांगता। इन सब के बीच फूल के बिस्तर के पास एक और पहरेदार मौजूद था, वो बूढ़ा खरगोश। खरगोश की चाल अब भले ही धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी फूल के लिए वैसी ही फिक्र थी। वो खरगोश पूरा दिन चारपाई के नीचे बैठा रहता। वो कांपते हुए पंजों से फूल के लटकते हुए हाथों को छूता, अपने मुंह से उसे सहलाता। जब दोपहर में बहुत गर्मी होती तो वो खरगोश अपनी सफेद पूंछ से धीरे धीरे फूल के चेहरे पर हवा करने की कोशिश करता। जब फूल बुखार की बेचैनी में करवटें बदलता तो खरगोश उसके पास बैठकर एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी सिसकी निकालता। लेकिन जैसे ही नादिया कमरे में दाखिल होती, वो खरगोश तुरंत डरकर संदूक के पीछे भाग जाता। उसे आज भी याद था कि इस औरत ने कैसे डंडे से उसकी साथी को मारा था। उधर बस्ती के दूसरे कोने में उन दुश्मनों को यह खबर मिल गई कि फूल बीमार है और नासिर शहर गया हुआ है। उनके चेहरों पर एक मुस्कान फैल गई। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। लड़का पहले से ही बिस्तर पर पड़ा है, कोई शोर भी नहीं होगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि उसे क्या हुआ। उन्होंने तय किया कि वो खुद वहां नहीं जाएंगे। काफी सोचने के बाद एक ने कहा, बस्ती में वो जो एक बूढ़ी भिखारिन घूमती है, हम उसे भेजेंगे। वो फटे पुराने कपड़े पहनती है, सब उसे जानते हैं, तो नादिया उस पर शक नहीं करेगी। हम उसे कुछ पैसे देंगे और एक शीशी में जहर मिलाकर दवा के नाम पर उसके हाथ में दे देंगे। वो जाकर नादिया से कहेगी कि ये किसी बड़े शहर के जानकार की दवा है और इसे पिलाते ही लड़का ठीक हो जाएगा। ये खौफनाक चाल सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने फौरन उस बूढ़ी औरत को बुलवा लिया। बुढ़िया दिखने में बिल्कुल लाचार थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। दुश्मनों ने बुढ़िया के कांपते हाथों में कुछ पुराने और कीमती सिक्के रखे और एक छोटी सी कांच की शीशी उसे थमा दी। देख बुढ़िया, उन्होंने समझाया, तुझे सिर्फ इतना करना है कि ये शीशी नादिया को देकर आनी है। उसे बस ये यकीन दिलाना है कि ये बहुत मुश्किल से मिली हुई दवा है और इसे अपने बेटे को पिला दे। अगर तूने काम सही से किया तो तुझे और पैसे मिलेंगे। बुढ़िया पैसों की लालच में अंधी हो गई। उसने वो शीशी अपने मैले झोले में रखी और अपनी लकड़ी टेकते हुए सीधे नासिर के घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब ये सारी साजिश रची जा रही थी
तो वो बूढ़ा खरगोश इत्तेफाक से उसी घर की कच्ची दीवार के पास बैठा था। वो शायद कुछ दाना चुगने या घास खाने के लिए वहां तक आ गया था। जब उसने उन लोगों की आवाजें सुनी और उन आवाजों में जो चालाकी और नफरत महसूस की, तो वो वहीं रुक गया। उसकी धुंधली आंखें सिकुड़ गईं, उसके लटके हुए कान अचानक सीधे तन गए। वो काफी देर तक दीवार के पीछे से इस पूरे मंजर को महसूस करता रहा। दोपहर का वक्त था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। चांदपुर बस्ती की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। नासिर के घर में भी एक भारी खामोशी थी। आंगन के बीचों बीच चारपाई पर फूल लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा बुखार से तप रहा था और होंठ बिल्कुल सूख चुके थे। नादिया उसके सिरहाने बैठी ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थीं। उसके चेहरे पर अपने बेटे को खोने का खौफ साफ नजर आ रहा था। घर के एक कोने में रखे उसी पुराने संदूक के पीछे वो बूढ़ा खरगोश बैठा था। उसकी धुंधली आंखें और लटके हुए कान अब भी पूरी तरह चौकन्ने थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी बहुत बड़े खतरे के आने का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। थक थक थक। इस सन्नाटे में दरवाजे की आवाज सुनकर नादिया चौंक गई। उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इतनी भयानक गर्मी में अब कौन आ गया परेशान करने? वो बड़बड़ाते हुए उठी। वो पहले ही अपने बेटे की बीमारी से परेशान थी। ऊपर से किसी का आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नादिया ने पैर पटकते हुए जाकर दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, कमर झुकी हुई थी और कंधे पर एक मैला सा झोला टंगा था। नादिया ने आंखें तरेड़ते हुए बहुत कड़वे लहजे में कहा, कौन है तू? क्या भीख मांगने आई है? देख नहीं रही कि इतनी गर्मी है और मेरे घर में मेरा जवान बेटा बीमार पड़ा है, और तू इस वक्त यहां परेशान करने आ गई? चल निकल यहां से, कुछ नहीं है मेरे पास। बुढ़िया बहुत ही शातिर थी। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी हमदर्दी और आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए बहुत ही नर्म आवाज में कहा, अरे बेटी, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं कोई भीख मांगने नहीं आई हूं। मुझे किसी ने बताया कि तेरा इकलौता बेटा बहुत तेज बीमार है। मुझसे ये सुना नहीं गया। देख बेटी, मेरे पास ये एक छोटी सी दवा है। बुढ़िया ने झोले से वो कांच की शीशी निकाली जिसमें दुश्मनों ने जहर मिलाकर दिया था। ये कोई आम दवा नहीं है, बुढ़िया ने आगे कहा। ये शहर के एक बहुत बड़े और पुराने जानकार की दी हुई दवा है। तू बस ये एक घूंट अपने बेटे को पिला दे। यकीन मान, ये गले से नीचे उतरते ही तेरा बेटा बिल्कुल चंगा होकर उठ बैठेगा। मुझे इसके बदले एक पैसा नहीं चाहिए। नादिया ने पहले तो शक भरी निगाहों से उस बुढ़िया को देखा। उसे लगा कि शायद ये कोई ठग है जो दवा के बहाने बाद में पैसे मांगेगी। लेकिन जब उसने देखा कि बुढ़िया मुफ्त में दवा दे रही है, तो नादिया मान गई। उसका बेटा कई दिनों से दर्द में था और अब उसे बस यही चाहिए था कि किसी भी तरह फूल ठीक हो जाए। नादिया ने बिना सोचे समझे वो शीशी बुढ़िया के हाथ से झपट ली और बोली, ठीक है, मैं पिला दूंगी। अब तू अपना ये झोला उठा और यहां से जल्दी निकल। बुढ़िया ने मन ही मन एक मुस्कान बिखेरी। उसका काम हो गया था। वो बिना कुछ बोले वहां से मुड़ी और छड़ी टेकते हुए वापस उसी रास्ते पर लौट गई। नादिया ने दरवाजा बंद किया और उस शीशी को हाथ में लेकर फूल के पास आई। शीशी के अंदर का पानी बिल्कुल साफ था। न उसमें कोई रंग था और ना ही कोई महक। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने हाथों से अपने ही बेटे को जहर का घूंट पिलाने जा रही है। उसने पास रखी एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी उठाई और उस शीशी का सारा पानी उसमें पलट लिया। फिर उसने फूल के पास बैठकर उसे हल्के से कंधे से हिलाया। फूल, बेटा आंखें खोल। देख, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी दवा लाई हूं। बस ये पी ले, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नादिया ने बहुत प्यार से कहा। फूल ने बड़ी मुश्किल से अपनी बोझिल आंखें खोली। उसके जिस्म में उठने की भी ताकत नहीं थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। इधर कोने में बैठा वो बूढ़ा खरगोश ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने नादिया के हाथ में वो कटोरी देखी, उसके दिमाग में वो सारा नजारा घूम गया जो उसने दीवार के पीछे से देखा था। उसे समझ आ गया कि ये वही जहर है जिसे पिलाकर दुश्मनों ने फूल को मारने की साजिश रची है। नादिया ने कटोरी को फूल के होठों के करीब किया। फूल ने अपना मुंह हल्का सा खोला ही था कि अचानक संदूक के पीछे से वो बूढ़ा और कमजोर खरगोश अपनी पूरी ताकत लगाकर हवा में उछला। उसने एक लंबी छलांग मारी
और सीधे नादिया के हाथ पर झपट्टा मारा। खरगोश का पंजा नादिया के हाथ पर इतनी जोर से लगा कि कटोरी उसके हाथ से छूट गई। कटोरी जमीन पर गिरी, टुकड़े टुकड़े हो गई और वो सारा जहरीला पानी मिट्टी पर फैल गया। नादिया एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि दवा जमीन पर गिरकर खराब हो चुकी है, तो उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये तूने क्या कर दिया? नादिया पागलों की तरह चिल्लाई। एक तो बड़ी मुश्किल से यह दवा मिली थी और तूने उसे गिरा दिया। तू सच में एक मनहूस और जंगली जानवर है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नादिया की आंखों में खून उतर आया था। वो तेजी से उठी और रसोई की तरफ भागी। वहां से उसने एक बहुत मोटा और भारी डंडा उठाया। आज वो इस खरगोश को जान से मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सालों पहले उस खरगोशनी को मारा था। वो डंडा तान कर खरगोश की तरफ बढ़ी। खरगोश वहां से हिला नहीं। वो बस अपनी धुंधली आंखों से नादिया को देख रहा था। उसे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं था। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने अपने दोस्त फूल को उस जहर से बचा लिया था। जैसे ही नादिया ने डंडा मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, अचानक पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। रुक जाओ मां, उसे मत मारना। नादिया ठिठक गई। उसने पलट कर देखा। फूल अपनी चारपाई से आधा उठ चुका था। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी मां को रुकने का इशारा किया। ये तू क्या कह रहा है फूल? इस जानवर ने तेरी जान बचाने वाली दवा गिरा दी है और तू इसे बचा रहा है? नादिया गुस्से से हाँफ रही थी। मां, वो मेरा दोस्त है। अगर उसने ये दवा गिराई है तो जरूर इसने कुछ देखा होगा, फूल ने बहुत मुश्किल से बोलते हुए कहा। नादिया अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी और बहस कर ही रही थी कि इतने में आंगन में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। घर की एक मुर्गी जो आंगन में दाना चुग रही थी, वो फुदकती हुई उस जगह पहुंच गई जहां वो दवा जमीन पर फैली हुई थी। जमीन अभी भी गीली थी। मुर्गी ने अपनी चोंच नीचे की और उस जहर को 2-3 बार पी लिया जो प्याले के टुकड़े में जमा था। नादिया ने उसे भगाने के लिए कहा, अरे हट वहां से। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुर्गी के साथ कुछ अजीब होने लगा। मुर्गी की दोनों टांगें अचानक बुरी तरह कांपने लगीं। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उसकी चोंच खुली की खुली रह गई। अगले ही सेकंड वो मुर्गी जमीन पर गिरी और पागलों की तरह तड़पने लगी। उसके पंख जमीन पर जोर जोर से फड़फड़ाए और महज कुछ ही पलों के अंदर वो मुर्गी वहीं के वहीं ढेर हो गई। वो मर चुकी थी। पूरे आंगन में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। नादिया के हाथ से वो भारी डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा जिस्म ऐसे कांपने लगा जैसे उसे किसी ने बर्फ के ठंडे पानी में डाल दिया हो। वो बेजान मुर्गी को देख रही थी और फिर उस जगह को जहां वो दवा गिरी थी। ये ये क्या था? नादिया के गले से मुश्किल से आवाज निकली। उसे अब समझ आ चुका था। अगर वो दवा आज फूल के गले से एक घूंट भी नीचे उतर जाती, तो आज उस चारपाई पर मुर्गी की जगह उसका जवान बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका होता। तभी घर के दरवाजे की कुंडी जोर से खटकी और दरवाजा खुला। नासिर अपने काम से वापस लौट आया था। उसे अपना काम जल्दी खत्म करने का मौका मिल गया था, इसलिए वो पहले ही आ गया था। नासिर ने जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि नादिया जमीन पर बैठी हुई बुरी तरह कांप रही है। फूल चारपाई पर हैरान बैठा है। सामने एक मुर्गी मरी पड़ी है और जमीन पर एक टूटी हुई कटोरी के टुकड़े बिखरे हैं। ये सब क्या है नादिया? यहां क्या हुआ? नासिर ने अपना झोला फेंकते हुए कड़े लहजे में पूछा। नादिया के पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं थे। उसने रोते हुए और कांपती हुई आवाज में पूरी दास्तान सुना दी। कैसे वो बुढ़िया आई, कैसे उसने वो दवा दी, कैसे खरगोश ने छलांग लगाकर उसे गिरा दिया और कैसे उस दवा को पीकर मुर्गी पल भर में मर गई। नासिर ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही तेज लहजे में नादिया से कहा, देख लिया तुमने नादिया? तुम आज भी इतनी बेवकूफ हो कि इस बेजुबान जानवर को नहीं समझ पाई। सालों से तुम इसे दुत्कारती आ रही हो और आज इसी जानवर ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे बेटे को मौत के मुंह से खींच लिया है। तुम इंसान होकर भी इस जानवर से कम समझदार हो। नादिया का सिर शर्म से झुक गया। आज उसके पास अपने बचाव में बोलने के लिए एक भी लफ्ज नहीं था। जो घमंड और नफरत वो सालों से पाले बैठी थी, वो आज चूर चूर हो गई थी।
नासिर आगे बढ़ा और उसने उस बूढ़े कमजोर खरगोश को अपने हाथों से बहुत प्यार से उठा लिया। खरगोश भी नासिर की गोद में ऐसे सिमट गया जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा हो। नासिर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फूल ने भी अपनी कांपती हुई उंगलियों से खरगोश को सहलाया और कहा, तू सच में मेरा पक्का दोस्त है। तभी अचानक उस खरगोश ने एक अजीब सी हरकत की। वो नासिर की गोद से नीचे उतरा और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो 2 कदम चलता, फिर पीछे मुड़कर नासिर की तरफ देखता, एक हल्की सी सिसकी निकालता और फिर आगे बढ़ता। नासिर उसे ध्यान से देखने लगा। ये क्या कर रहा है? फिर नासिर समझ गया, ये हमें कुछ बताना चाहता है। शायद ये जानता है कि वो झर किसने भेजा था। मैं इसके पीछे पीछे जाता हूं। नासिर ने फूल से कहा, तुम आराम करो बेटा, मैं अभी आता हूं। और वो उस खरगोश के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। चांदपुर बस्ती की गलियों में शाम का धुंधलका छाने लगा था। वो बूढ़ा खरगोश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और नासिर उसके पीछे पीछे। खरगोश बस्ती के उन कच्चे रास्तों से होता हुआ एक पुराने और जाने पहचाने घर के पास जाकर रुक गया। नासिर के कदम वहीं थम गए। ये उसी परिवार का घर था जिनसे नादिया की बरसों पुरानी दुश्मनी थी। खरगोश एक दीवार के पास जाकर चुपचाप बैठ गया और उसने अपना सिर दीवार की तरफ कर लिया, जैसे इशारा कर रहा हो कि अंदर देखो। नासिर दबे पांव दीवार के पास गया और एक छोटे से सुराख से अंदर झांकने लगा। अंदर कमरे में एक लालटेन जल रही थी। वहां वो दोनों भाई बैठे थे जिनसे पुरानी दुश्मनी थी, और उनके ठीक सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो जहर लेकर गई थी। नासिर ने देखा कि उनमें से एक भाई अपनी जेब से कुछ पुराने और कीमती सिक्के निकाल रहा है। उसने वो सिक्के उस बुढ़िया की हथेली पर रख दिए। काम बहुत सफाई से किया तूने बुढ़िया, वो आदमी हंसते हुए बोल रहा था। अब तक तो नादिया का वो लाडला बेटा तड़प कर मर चुका होगा। अब मजा आएगा। अब वो दोनों उम्र भर खून के आंसू रोएंगे और हमारे सीने में जो सालों से जलन थी वो आज ठंडी हो जाएगी। बुढ़िया ने बिना कुछ बोले वो सिक्के अपने झोले में डाले और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। नासिर ये सब देखकर अंदर से हिल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नासिर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने वहां कोई हंगामा नहीं किया। वो समझदार इंसान था। उसने तय किया कि इसका फैसला बस्ती की पंचायत में होगा। वो वहां से सीधा बस्ती के सरदार के पास गया। सरदार एक बहुत ही तजुर्बेकार और समझदार इंसान थे। नासिर ने उनके सामने जाकर शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात कह सुनाई। कैसे बुढ़िया झरलाई, कैसे खरगोश ने उसे गिराया, कैसे मुर्गी मरी, और कैसे उसने खुद उन आदमियों को बुढ़िया को पैसे देते हुए देखा। सरदार ने ये सारी बातें सुनकर गहरी सांस ली और फौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया, जाओ और उन दोनों आदमियों को और उस बुढ़िया को पकड़कर बस्ती के चबूतरे पर लाओ। आज ही इसका फैसला होगा। थोड़ी ही देर में बस्ती के बीचों बीच उस बड़े चबूतरे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे चांदपुर बस्ती में यह खबर फैल चुकी थी कि फूल को झड़ देने की कोशिश की गई है। हर कोई जानना चाहता था कि सच क्या है। सिपाही उन दोनों भाइयों और उस बुढ़िया को खींचते हुए सरदार के सामने ले आए। उनके चेहरों पर अब हवाइयां उड़ रही थीं। बुढ़िया का तो डर के मारे बुरा हाल था। सरदार ने अपनी भारी आवाज में उन दोनों से पूछा, क्या नासिर जो कह रहा है वो सच है? उन दोनों भाइयों ने फौरन झूठ बोलना शुरू कर दिया। नहीं सरदार साहब, ये बिल्कुल झूठ है। ये नासिर हम पर कीचड़ उछाल रहा है। हम तो अपने काम से काम रखते हैं। सरदार ने एक तीखी नजर उन पर डाली और फिर उस बुढ़िया की तरफ देखा। देख बुढ़िया, तू अगर सच नहीं बोलेगी तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तू याद रखेगी। बता, तुझे किसने भेजा था? बुढ़िया पहले से ही डरी हुई थी। जब उसने सरदार का गुस्सा देखा तो वो जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो सरदार साहब, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया। इन्हीं दोनों आदमियों ने मुझे पैसे दिए थे और वो शीशी दी थी। मैं कुछ नहीं जानती। बुढ़िया के मुंह से सच सुनते ही पूरी बस्ती में खलबली मच गई। लोग गुस्से से उन दोनों आदमियों को गालियां देने लगे। उन भाइयों ने जब देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो भी टूट गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, हमने ही वो जहर भेजा था, उनमें से एक ने कहा। हमसे इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। नादिया ने सालों पहले हमारे परिवार की जो बेइज्जती की थी, वो आग हमारे सीने में आज भी जल रही थी। हम इनका सुकून छीनना चाहते थे। तभी दूसरे भाई ने एक और ऐसा सच उगला जिसने सबको, खासकर नादिया को, अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो बोला, हमने सिर्फ आज ही कोशिश नहीं की थी।
सालों पहले जब फूल सिर्फ 1 महीने का था, तब भी हमने नासिर के घर में अपना वो खूंखार कुत्ता छोड़ा था ताकि वो बच्चे को फाड़ खाए। लेकिन उस दिन नासिर के घर में पल रहे उन 2 खरगोशों ने हमारे कुत्ते पर हमला कर दिया था। उन छोटे जानवरों ने हमारे कुत्ते को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया था कि वो भागने पर मजबूर हो गया और बच्चा बच गया। ये बात सुनते ही पूरे चबूतरे पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। भीड़ के एक किनारे नादिया भी खड़ी थी। उसने जैसे ही कुत्ते वाली बात सुनी, उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में वो सालों पुराना मंजर घूमने लगा। खून से लथपथ वो खरगोशणी, उसका फूल के पास बैठना और फिर नादिया का अपने ही हाथों से डंडा मारकर उस खरगोशणी की जान ले लेना। नादिया वहीं जमीन पर बैठ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। सरदार ने अपना फैसला सुनाया। इन तीनों ने एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। इन्हें बस्ती की जेल में डाल दिया जाए और इन्हें सख्त सजा दी जाए। किसी से जलना और नफरत करना इंसान को अंधा बना देता है और इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सिपाही उन तीनों को पकड़ कर ले गए। नासिर और नादिया भारी कदमों से अपने घर लौट आए। घर का सन्नाटा अब बदल चुका था। नादिया सीधे उस लकड़ी के संदूक के पास गई जहां वो बूढ़ा खरगोश बैठा था। नादिया ने रोते हुए उस बेजुबान को बहुत प्यार से अपनी गोदी में उठा लिया और अपने आंसुओं से उसे चूमने लगी। कुछ ही दिनों में नासिर ने बाहर से एक अच्छे जानकार को बुलाकर फूल का सही इलाज करवाया। फूल जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। लेकिन नादिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी जबान की सारी कड़वाहट, उसका सारा गुस्सा और उसकी नफरत खत्म हो चुकी थी। अब जब भी फूल आंगन में बैठता तो वो बूढ़ा खरगोश उसके पास होता। और सबसे बड़ी बात, अब नादिया अपने ही हाथों से रोज उस खरगोश को ताजी रोटी और घास खिलाती थी। वो समझ चुकी थी कि अगर इंसान का दिल साफ हो और वो मोहब्बत करना सीख ले, तो परिंदे और जानवर भी अपनी जान देकर उस मोहब्बत को निभाते हैं। और इस तरह ये कहानी पूरी हुई। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।